तो सबसे पहले हम लोग देखिए बात करेंगे, आप एक चीज़ को ध्यान रखिए कि नई चीज़ें आप हमेशा याद रखिए, एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सोचिए, प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे कोई भी घटना होगी तो वो आपको बता के आएगी कि 3 दिन बाद ये बाढ़ आ जाएगी, 3 दिन बाद यहाँ आग लग जाएगी, 3 दिन बाद ये झगड़ा कर लेंगे, कुछ नहीं होगा ना ऐसा। आपको ये चैलेंजेस हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में फेस करने पड़ेंगे। तो पहली चीज़ तो कोई भी जो चेंज है उसे आप सकारात्मक लीजिए, पहला काम, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सबसे पहला काम हो गया कि हमें पॉजिटिव लेना है। चूँकि परिवर्तन हुए हैं, नई चीज़ें ऐड हुई हैं, सिलेबस और बड़ा हुआ है, तो हमें एक्स्ट्रा मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको तो आपको करना ही पड़ेगा, ये चीज़ आप अच्छे से जानते हैं। एक एक करके हम सारी यूनिट्स की बात कर लेते हैं। देखिए प्रीलिम्स का जो पेपर होता है हमारा, हम सब थोड़ा बहुत जानते ही हैं कि 100 क्वेश्चन का आता है, यानी कि 200 मार्क्स का होता है, ठीक। और इसमें 10 यूनिट्स हैं हमारी, जो कि पहले के सिलेबस में भी हुआ करती थी, अभी भी 10 यूनिट्स ही होती हैं। अब चेंज जो हुआ है जिसमें इन्होंने यूनिट 1 तो इंडियन हिस्ट्री कर दी है, पहले एमपी हिस्ट्री हुआ करता था, तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ करने से कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप अगर गौर करेंगे इस चीज़ पर तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या आई, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो बहुत अच्छी बात है। देखिए आप अच्छे से, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, इस तरीके से चीज़ें आपको स्पेसिफाई करके नहीं दी गई थी। तो एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि सिलेबस को ना अच्छे से डिफाइन किया गया है, तो उससे फ़ायदा ये है कि हम जब पढ़ें तो पहला स्टेप ही हमारा ये होगा कि हम एक एक चीज़ को ध्यान रखें कि इसका क्या मतलब होगा, कि जो हमारी प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा है उसका मतलब क्या है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। अब एक इन्होंने सबसे पहले डिफाइन किया भारतवर्ष, तो किस तरीके से हमारे देश का नाम पड़ा, क्या क्या नाम थे, भारतवर्ष कैसे पड़ा, तो ये जो इतिहास है ये आपका आ जाएगा। फिर इन्होंने यहाँ पे वेद दे दिया, वेद अभी भी होते थे, अभी हम वैदिक काल बोल देते थे सीधे, लेकिन इन्होंने अच्छी चीज़ ये की कि इन्होंने सारी चीज़ों को क्लियर कट मेंशन कर दिया है। तो आपके पास ये अच्छी चीज़ है कि भाई वेद हैं तो 4 वेद हैं, फिर उन वेदों के उपवेद होते हैं जो इन्होंने नहीं दिया लेकिन इसमें ऑलरेडी इंक्लूड होते हैं, फिर आपके उपनिषद हैं, आरण्यक हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, षट दर्शन। अगर आप थोड़ा ध्यान रखें तो मैं हमेशा बोलता हूं कि षट दर्शन से लगभग हर बार क्वेश्चन आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जब भी तैयारी कराएंगे, इतिहास बताएंगे, तो हो सकता है 8 से 10 बार हम आपको षट दर्शन बताते हैं कि भाई योग दर्शन इन्होंने दिया, न्याय इनने दिया। वैसे योग किसने दिया था? पतंजलि ने और न्याय गौतम ने, और कणाद, कणाद कौन है? वैशेषिक दर्शन कणाद ने दिया। कुछ भी बोल दो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। वैशेषिक दर्शन देखो कुछ नहीं है, योग दर्शन, योग पतंजलि का है, न्याय दर्शन जो है वो गौतम का है। एक होता है पूर्व मीमांसा, एक होता है उत्तर मीमांसा। तो पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर बाद में आता है, तो ऐसे याद रख लो बादरायण, तो उत्तर बाद में आता है तो उत्तर मीमांसा यानी बादरायण, और पूर्व मीमांसा जैमिनी, ठीक है। अब क्या बचे, बोलो जल्दी से, और कौन से बचे? एक वैशेषिक अभी बताया, कणाद ऋषि का है, और एक और 6 है ना, देखो बचेदार यही मीन्स में लिखने आ जाता है तो पता चले नाम याद नहीं आता लोगों को। कौन सा बचा भाई, देखो याददाश्त परीक्षण, रिपीट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। न्याय हो गया, योग हो गया, वैशेषिक हो गया, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, और बोलो कौन सा बचा? सांख्य दर्शन, ठीक है। तो सांख्य कपिल मुनि का था, तो ये 6 दर्शन। भाई साहब बहुत रिवीजन की जरूरत है, आप समझिए इस चीज को। तो सांख्य दर्शन जो है वो कपिल मुनि का है,
तो ये जो षट दर्शन है, अब यहाँ अंतर क्या आएगा पहले और अब के बीच में। पहले ज़्यादातर समय में सीधा ये पूछते थे कि कौन किसका संस्थापक है। क्वेश्चन अभी भी ये महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन अब चूंकि इसमें और इथिक्स में जाके षट दर्शन क्लियर कट लिख दिया उन्होंने, अगर ये इथिक्स में लिख दिया गया मतलब आप समझ रहे हैं कि अब षट दर्शन की क्या बन गई, यानी ये दर्शन यानी कि क्या, अब इसकी जो फिलॉसफी है वो भी आएगी। मतलब हमें इन दर्शनों को कम से कम कितने वर्ड्स में, 60 वर्ड्स में हर किसी को, अब मैं आ रहा हूँ बिल्कुल एज इट इज जो है डिमांड, तो 60 शब्दों में कम से कम हमें हर दर्शन को पढ़ना है। पूछने को वो ऐसा नहीं है अकेला भी वो योग दर्शन को 200 शब्दों में पूछ लेगा, लेकिन एटलीस्ट कम से कम हमें कितने शब्दों में, 60 वर्ड्स में। क्योंकि अगर मान लो फुल क्वेश्चन आया षट दर्शन का, 11 मार्कर क्वेश्चन आया, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, 6 के 6 बता देंगे। हालांकि उस स्थिति में ये 3 मार्कर से ज़्यादा नहीं होंगे क्योंकि 6 लिखने हैं, लेकिन ओवरऑल ये आपसे, अब कितने मार्कर क्वेश्चन है 60 वर्ड्स वाला, अरे 60 वर्ड्स का कितने मार्कर है, कुछ भी मत बताओ, मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ, ठीक है। देखो अब 2 नंबर के क्वेश्चन है, 7 नंबर के हैं और 10 नंबर के, तो ये जो है ना 60 वर्ड्स वाला ये आपका 7 मार्कर क्वेश्चन है। अब दिमाग को हटाना पड़ेगा ना उस कहानी से, तो अब नई कहानी की तरफ क्या कर सकते हैं, और कोई तरीका ही नहीं है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी प्रीलिम्स और मेंस के लिए, और इसे स्पेसिफाई लिखा है तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। अच्छा, केवल एक ही चीज़ पर आप किसी चीज़ का एनालिसिस नहीं कर सकते, आपको बैक फ्लैश में मतलब वही कि प्रीवियस ईयर को आधार बनाना होगा। तो प्रीवियस ईयर में इस पे प्रश्न हमेशा से आते रहे हैं, न सिर्फ प्रीलिम्स में, इवन मेंस में, और अब इन्होंने क्लियर कट दे दिया है तो अब और ज़्यादा पॉसिबिलिटी इस पर आने की रहेगी। स्मृतियाँ आप जानते हैं, कोई स्मृति बताइए, किसी स्मृति का नाम आप जानते हो, मनुस्मृति, ठीक है। तो अब इन पे भी प्रश्न बनने की पॉसिबिलिटी रहेगी। रित, सभा समिति पहले भी महत्वपूर्ण हुआ करती थी, अब और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई हैं, आपको ये ध्यान रखना। गणतंत्र, ठीक है, तो अब यहाँ पे लिच्छवी जो दुनिया का पहला गणतंत्र था, विश्व का पहला गणतंत्र क्या माना जाता है, लिच्छवी को माना जाता है। वैशाली का जो लिच्छवी है वो फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड है। तो यहाँ से चीज़ें आपको अब ध्यान रखना होगा। अब इसके समकालीन जो गणतंत्र हैं उन पर भी प्रश्न बनने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक। वर्णाश्रम आप जानते ही हैं, पहले भी थे अभी भी हैं। पुरुषार्थ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट, इनमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऋण, तीनों हम लोग पहले भी पढ़ते थे, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, अभी भी महत्वपूर्ण है। संस्कार बहुत क्लियर कट मेंशन है 2-2, 3-3 जगह सिलेबस में, तो संस्कार भी 16 संस्कार आपके बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे और इन पे क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। ये सोशियोलॉजी वाले में भी है, हिस्ट्री वाले में भी है, जहाँ भी माने, बट आपको पता होने चाहिए अच्छे से। यज्ञ, महायज्ञ आपके ये सब हैं। कर्म का सिद्धांत, ठीक। बोधिसत्व, ये यूपीएससी से उठा लिया इनने एज इट इज। तो बोधिसत्व जो है, अब जैसे पूछा जाता है पहले बोधिसत्व कौन थे, कौन कौन से बोधिसत्व हैं, कितने लोगों ने सुने हैं, नहीं। अच्छा, बोधिसत्व की जो अवधारणा है वो किस में है, कौन से धर्म में है, पहले तो चलो छोड़ो, बौद्ध धर्म में, किस में है, महायान या हीनयान? अरे बौद्ध धर्म तो अच्छा है, चलो बताया, इतना तो बताया, है किस में, हीनयान या महायान? कैसे हो सकती है, किस में होगी ये, हीनयान में या महायान में? अच्छा, बोधिसत्व हीनयान में, बोधिसत्व सही एक चीज़ थोड़ा ध्यान रखना कि आप पहली बार में सही सोचोगे फिर गलत कर दोगे, तो इसलिए बदलना कभी नहीं हो उत्तर को। मैं पहले भी बता चुका हूँ, हर बार बताता हूँ, हर बार बताता रहूँगा। अगर आपने पढ़ा है तो जो है सो है, ठीक है। तीर्थंकर आप जानते ही हैं। अब देखो मजेदार बात यह है कि तीर्थंकर लिख के उसने क्या कर दिया, लिखा तीर्थंकर और पूछेगा क्या, पूरा जैन धर्म,
क्योंकि वो बोलेगा 24 तीर्थंकर में तो सारे जैन धर्म समाये हुए हैं। अब लेकिन यहाँ क्या पॉसिबिलिटी एक बढ़ जाएगी कि जो तीर्थंकर हैं उनके जो चिन्ह थे वो आपके महत्वपूर्ण हो जाएंगे, और कोई भी तीर्थंकर अगर पूछ लिया तो थोड़ी थोड़ी जानकारी हमें होनी चाहिए। जैसे अभी क्या होता था, पहला पढ़ा, 22 पढ़ा, 23 पढ़ा और 24 पढ़ा और काम हो जाता था। हालांकि अभी भी महत्वपूर्ण यही रहने वाले हैं, पहले तीर्थंकर ऋषभ देव जी, ठीक है, या आदिनाथ जी, और इसके बाद 22, 23 और 24 महत्वपूर्ण यही रहेंगे, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना प्रिकॉशनरी सब चाहिए। ठीक है, क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ रही है। फिर इन्होंने क्या दिया, प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास की प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाएं। ये पहले भी इम्पोर्टेंट रही हैं, अभी भी इम्पोर्टेंट रही हैं। तो इसमें प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक, स्पेशली इसमें प्रशासनिक सबसे ज़्यादा आती हैं। आर्थिक किस रूप में आ सकती हैं, जैसे कोई मुद्रा पूछ ली, इस काल की मुद्रा कौन सी है। जैसे इस बार का क्वेश्चन क्या था, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने शकों को हराकर कौन सी मुद्रा चलाई थी। ठीक है, रूपक पूछा था, और रूपक किसका था, सिल्वर कॉइन था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। तो अब जैसे मौर्य काल में पर्ण सुना है आप लोगों ने, पर्ण, कारसा पर्ण, काकड़ी, माशक, कितने लोगों ने सुना है? अच्छा चलो बढ़िया है। तो ये सब आपकी आर्थिक स्थितियों के अंतर्गत आएंगी। तो यहाँ पर अब ये चीज़ें हो जाती हैं। प्रशासनिक में वही कि जो प्रशासनिक इकाई हैं, 16 महाजनपद हैं, उनका उल्लेख, इनकी राजधानियाँ क्या थीं, सबसे ऊपर कौन था, अधिकारी कौन कौन से हुआ करते थे। जैसे मैं बोलूँ पोतवाध्यक्ष, पण्याध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, तो ये मौर्यकालीन शब्द हैं प्रशासनिक। ठीक है, लक्षणाध्यक्ष का मतलब होता था टकसाल, जहाँ पे सिक्के ढलते हैं ना, तो उनका जो अध्यक्ष हुआ करता था वो लक्षणाध्यक्ष। जैसे सीता अध्यक्ष, तो राजकीय भूमि, जो सीता भूमि होती थी उसका जो केयर टेकर होता था वो सीता अध्यक्ष होता था। तो ये सारी शब्दावलियाँ यहाँ से निकल के आएंगी आपकी, तो ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे ज़्यादा ये मौर्य में है या फिर आपके किस में है, थोड़ी बहुत गुप्त काल में, बाकी आपको प्राचीन भारत में कहीं नहीं मिलेंगी ये चीज़ें। चूँकि इसमें मध्यकालीन भारत के लिए भी लिखा है, तो आपके सल्तनत काल और मुगल काल। तो जैसे आपसे पूछ लेते हैं, सीधा है, जैसे मीर, ठीक है, मीर बख्शी कौन हुआ करता था, तो ये आपका मुगल कालीन हो गया। ठीक है, अब जैसे बोले दीवाने अर्ज, तो दीवाने अर्ज कौन सा विभाग था, सैन्य विभाग था, बलबन ने बनाया था, मिलिट्री डिपार्टमेंट था। तो ये आपके प्रशासनिक में आ जाएंगी। फिर इनके सिक्के, ठीक, इनकी अर्थव्यवस्थाएं किस तरीके की थी, तो ये सारी चीज़ें भी आपकी प्राचीन और मध्यकालीन भारत की इसमें ऐड हो जाएंगी। फिर इन्होंने संस्कृत भाषा को क्लियर कट दे दिया। अब यहाँ पे कला, आर्ट आपका, लिटरेचर, पर्व, उत्सव, ये पहले भी महत्वपूर्ण हुआ करते थे। बस अंतर इतना था कि पहले इन्हें मिसलेनियस मान लिया जाता था। जैसे उसने पूछ लिया कि असम में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, क्या मनाते हैं असम में, अरे बताओ, हॉर्नबिल, हॉर्नबिल कहाँ मनाया जाता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल। ठीक है, कुछ भी नहीं, बताओ, सही बताना थोड़ा सा। तो आपको क्या बेसिकली यहाँ हम अगर इसे थोड़ा सा अपनी भाषा में कन्वर्ट कर दें तो ये क्या हो गया, आर्ट एंड कल्चर। ठीक, तो जो हमारी अब सांस्कृतिक विरासत भारत की, मतलब प्राचीन कालीन, मध्यकालीन, आधुनिक कालीन, तो सब इसमें आ जाएंगे। बस इन्होंने यहाँ दे रखे हैं क्लियर कट। जैसे साहित्य में तो हमारी जो पुस्तकें हैं, जैसे आप बहुत अच्छे सुने, बचपन में आपने भी पढ़ी होगी, पंचतंत्र किसकी बुक है, विष्णु शर्मा की। लेकिन जैसे पूछे इसका फारसी अनुवाद किसने किया, क्वेश्चन बदल गया और क्या कहलाता है। अब फिर आप मीन्स नहीं देखे होंगे प्रीवियस ईयर, तो फिर आप फंस जाएंगे, बोले आप कौन सी नई कहानी सुनाने लगे आप, जबकि ऑलरेडी मीन्स में पूछा गया है। कोई बता सकता है तो बताए, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद क्या कहलाता है, पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ पंचतंत्र, बोलो लाइव क्लास में कोई, वेरी गुड।
तो क्या कहलाता है ये पंचतंत्र का फारसी अनुवाद? अनबरे सुहेली कहलाता है। बहुत बढ़िया, गुड जॉब। ठीक, तो आपके मेंस में अगर आप देखेंगे ऑलरेडी अनबरे सुहेली पूछा जा चुका है। तो यहाँ से समझ में आ रही है ये क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे लीलावती किसकी पुस्तक है? गणित की पुस्तक है। तो इनके अब अकबर के समय, इनके समय में क्या हुआ, एक ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट बनाया गया और बहुत सारी किताबों के ट्रांसलेशन किए गए, भगवत गीता का, रामायण का, उपनिषदों का। जैसे एक और एग्जाम्पल बताता हूँ कि 52 उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर्रे अकबर कहलाता है। ठीक है, और सिर्रे अकबर किसने किया था? दारा शिकोह ने। तो ये आपके साहित्य के अंतर्गत चीज़ें आ जाएंगी। फिर जो हम फेस्टिवल्स बनाते हैं, जो पर्व बनाते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। ये एज यूजुअल हमारा मेरा फेवरेट टॉपिक जो उन्होंने बहुत प्यार से लिख रखा है, 19वीं 20वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, पेपर ऐसा वैसा कैसा, सारी स्थितियों में इससे प्रश्न लगभग पूछते जाते रहे। मतलब मुझे तो लगता है यूपीएससी में ज़्यादा फिक्स रहती हैं चीज़ें। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भले वो ना पूछे, मैं कह रहा हूँ इससे, लेकिन क्वेश्चन इससे आपको पढ़ के जाना है। अब 19वीं 20वीं सदी, अच्छा 19वीं सदी का मतलब कब से कब तक होता है मैडम? 19th सेंचुरी। आप तो बताओ बस, 100 साल होते होंगे सेंचुरी का मतलब, बताओ कब से कब तक की होती है? 1800 वाली से 18 को 19 में काउंट कर सकते हो आप। 1901 से 2000 और 19। देखो आप ध्यान रखना, ये बहुत लोग गलत करेंगे, क्योंकि अगर आपने ईयर गलत परसीव, मतलब समझ रहे हो ना, अगर आपने ये गलत समझा कि 19वीं शताब्दी क्या, तो आप पढ़ोगे भी कुछ और फिर मटिया मेट कर लोगे। 19वीं शताब्दी कब से कब तक है? ज्ञान नहीं लगाना, जो बोल रहे हैं बस वो मान लेना, कुछ कुछ चीज़ों में नहीं लगवाते हैं हम। क्या है? 1801 से 1900 तक क्या? 19 से, अरे 1901 तो 19 के ऊपर आ गए ना। और दूसरी क्या है? 20th सेंचुरी। तो 20वीं शताब्दी कब से कब तक होगी? अब तो आ गया 100 साल हो जाएंगे, आप काउंट कर लो अच्छे से। 1801 से 1900 तक 19वीं शताब्दी। जैसे अभी हम कौन सी शताब्दी में जी रहे हैं? अब बोलो हम 20वीं में जी रहे हैं, तो 100 साल पुराने हो जाएंगे हम भाई। अब अगर हम देखें हम 21वीं शताब्दी में कैसे हैं, क्योंकि 2001 से कब तक? 2100 तक कौन सी सेंचुरी? 21st सेंचुरी रहेगी। मतलब हम कई बार हम तो बोलते हैं ना 17वीं शताब्दी के हो क्या। ठीक है, समझ में आ गई। अब इसका मतलब क्या? तो 1801 से 1900 और 1901 से कहाँ तक की बात कर रहे हैं? 2000 तक की। तो इसमें जो आपकी 19वीं और 20वीं शताब्दी में तो सबसे ज़्यादा जो हुए हैं वो किस में हुए हैं? 19th सेंचुरी में। अब यहाँ क्या, तो कौन कौन से, जल्दी बोलो। या तो हम इनके संस्थाओं के नाम से देख लें, या व्यक्ति, जैसे राजा राम मोहन राय, नाम बता देता हूं मैं, अभी लिखवा नहीं रहा हूं। राजा राम मोहन राय एक, केशव चंद्र सेन दो। ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से। तीसरे पे हम बात करते हैं दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, 3। फिर इसके साथ आत्मीय सभा वाले, ऐसे ही पूछते हैं जरा, कौन है भाई? महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग। तो आत्मीय सभा, रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, समझ में आ रहा है। और एक थियोसॉफिकल सोसाइटी। ठीक है, एनिवेशन बिल्कुल नहीं है, मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल ऑलकॉट। इसके अलावा मुस्लिम धर्म में सुधार आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन। ठीक है, समझ में अच्छे से याद रखना। फिर और कौन कौन से हैं अलीगढ़ के अलावा, बताओ जरा। देवबंद आंदोलन, और कौन से, और कौन से आंदोलन हुए? एक देवबंद हुआ है, एक अलीगढ़ हुआ है, और क्या? हाँ भैया बताओ कोई। अच्छा, क्या हिंदू और मुस्लिम सिर्फ? नहीं, हिंदू मुस्लिम के साथ में अन्य वर्गों के आंदोलन,
तो अन्य वर्गों से मतलब अगर हम बात करें दलित वर्ग के लिए तो भी इसी में आएंगे आपके। और अगर हम देखते हैं जैसे सिख तो भी, पारसी तो भी। अब पारसी कौन थे? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नेहरू जी। इनकी संस्था बता सकता है कोई? कोई नहीं। रहनुमाई माजदायान सभा। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हो रहे हैं, सुना है ना, रहनुमाई माजदायान सभा, ये सब इसके अंतर्गत आएंगे। मैं डिकोड कर रहा हूँ, सुन लीजिए अच्छे से, बाद में मत बोलना मुझसे। फिर एक्चुअली अगर मैं बोलूँ तो इनका पलड़ा फिर से भारी होगा, आप चाहे कुछ भी कहते रहे कोई। किसका? अब ये मानना ये 50% बनाएगा इस यूनिट का, लिख लो आप चाहो तो अच्छे से। क्या बनाएगा ये? 50%। अब क्या? स्वतंत्रता संघर्ष, तो फ्रीडम स्ट्रगल मतलब क्या? और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो जितने आंदोलन हैं आपके 1885 से कांग्रेस के गठन से लेके वर्तमान तक के सारे आंदोलन। स्वतंत्रता संघर्ष में थोड़ा कंफ्यूज मत होना, इसमें 1857 की क्रांति ऑलरेडी इंक्लूड होती है। और फिर जो आंदोलन होंगे जैसे जनजातीय आंदोलन इसी के अंतर्गत आएंगे, किसान आंदोलन इसी के अंतर्गत आएंगे। बिल्कुल छोड़ना नहीं कि लिखा नहीं है जनजातीय और किसान आंदोलन, फंस जाओगे पेपर में जाके। तो ट्राइबल मूवमेंट, पीजेंट्स मूवमेंट यानी किसान आंदोलन, अन्य वर्गों से संबंधित आंदोलन, ठीक है, गांधी जी और गांधी जी के सारे आंदोलन। इसके अलावा जैसे आप 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन? स्वदेशी एंड बाइकॉट, स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन। तो ये सब भी इसके अंतर्गत आएंगे। अब मैं अभी नाम नहीं बता रहा हूँ, आप समझ गए ना। तो 1905 से लेके 1950 तक के जो भी आंदोलन हुए हैं वो सब, जैसे रॉलेट एक्ट के विरोध में, ठीक है, रॉलेट सत्याग्रह हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो भी है, ठीक, ये सब इसमें ही आ जाएंगे। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा हॉट स्पॉट बन गया है, भारत का एकीकरण और पुनर्गठन। देखो क्या होता है ना, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग, जैसे आप अभी देखोगे ना, तो राष्ट्रवाद की भावना को बहुत ज़्यादा प्रेरित किया जा रहा है। राष्ट्र को सर्वोच्च सत्ता बनाने की कोशिश की जा रही है, राष्ट्र की भावनाओं को ज़्यादा मोटिवेट करने की कोशिश की जा रही, इसीलिए एकीकरण महत्वपूर्ण हो जाता है, यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया। और ये हुआ कैसे? तो राज्यों के पुनर्गठन से। और राज्यों के पुनर्गठन पर वैसे भी हमेशा प्रश्न बनते रहे हैं, फजल अली तो कितनी बार पूछे गए, ठीक है। आंध्र प्रदेश का कितनी बार पूछा गया कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। अब वहाँ एक व्यक्ति ने भूखे हड़ताल कर करके इनकी मृत्यु हो गई थी, कौन थे वो? ठीक, वेरी गुड। तो पोट्टी श्री रामुलु जो थे, इनकी डेथ हो गई थी और उसी के चक्कर में लिंक चली गई, भेज दो। तो अभी आपको एक और चीज जो ध्यान रखनी होगी कि जो चीजें लिखी हैं वो तो हैं ही, लेकिन जो चीजें लिखी नहीं है, जैसे मान लो अब सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है, तो इनसे प्रश्न लगभग हर साल आते रहे हैं, मैक्सिमम टाइम में प्रश्न इनसे पूछने की पॉसिबिलिटी रही है। तो आपको इनके अंदर जाना है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अब जैसे ये इतना लिख दिया, लेकिन अगर हम इसके अंदर की चीज़ें नहीं समझ पाए सही तरीके से, तो फिर जो बिटवीन द लाइन्स है वो गड़बड़ाता है, ठीक। स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन, इस पर अभी लगातार प्रश्न बन रहे हैं, इवन प्रीलिम्स में, मेंस में। तो इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन और यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया। तो किस तरीके से भारत का एकीकरण हुआ और कैसे पुनर्गठन हुआ, इन सब चीज़ों पे भी प्रश्न बनते रहे हैं और आगे भी आने की संभावनाएं इस पे रहेंगी। तो आई थिंक आपको इतिहास का थोड़ा सा समझ में आया होगा, चेंज क्या आया, मुद्दा वही है। तो आप देखोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें पहले भी थी, लेकिन अब कई सारी चीज़ें जो इन्होंने स्पष्ट लिख दी हैं उनको अब आप छोड़ नहीं सकते। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि जो लिखा है वो तो हमें छोड़ना नहीं है, और जो ऐसा लिखा है जो बिटवीन द लाइन्स है, जहां उन्होंने क्लियर नहीं किया कि ये है, तो उसको भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और सिलेबस चाहे कैसा ही नया दे दें, कुछ भी कर दें, आप हमेशा याद रखना
इतिहास पहले भी था, इतिहास वर्तमान में भी है, तो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आते रहे हैं उन क्वेश्चंस को हमें करना ही पड़ेगा। अभी से हम आप लोगों को अब क्वेश्चन देना शुरू कर देंगे जिससे कि आप पहले ही क्वेश्चन सॉल्व कर लो चीज़ों के, मतलब कैसे क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं और जो आयोग ने पूछे हैं लेकिन आपको नहीं पता कि ये आयोग ने पूछे हैं, डिफरेंट एग्जाम्स में पहले जिनके पेपर ही नहीं मिल पाते हैं, ऐसे भी कई एग्ज़ाम हुए हैं, तो उन सब को हम पहले से ही कवर करेंगे जिससे कि ये वाली समस्या ही ना हो आपकी कि भाई बाद में हमसे चीज़ें नहीं बन रही हैं या कुछ भी है। और प्रीवियस ईयर तो अभी भी आपको लगाना है, तो जो इजीली अवेलेबल है, जैसे प्रीवियस ईयर कोई भी पब्लिकेशन का आप ले लीजिए, बस अरिहंत का आप मत लीजिए क्योंकि उसमें गलतियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो एक प्रीलिम्स का प्रीवियस ईयर ले लीजिए। और आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि नया सिलेबस आ गया है इसलिए अब प्रीवियस ईयर की महत्ता नहीं बची है। प्रीवियस ईयर और सिलेबस आपके हमेशा से महत्वपूर्ण थे और हमेशा महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर आपने इनकी महत्ता को बिल्कुल नकारा तो उस स्थिति में ये होगा कि आपका कुछ ना कुछ तो छूट ही जाएगा। तो पहली यूनिट जो इंडियन हिस्ट्री की है आई थिंक समझ में आ गई होगी। फोकसिंग एरिया ये 3 आपके बहुत ज़्यादा रहेंगे। अभी भी आपको ध्यान रखना है, देखो मॉडर्न इंडिया से हमेशा से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। आप अभी लास्ट जो प्रीलिम्स हुआ था 17 दिसंबर को उसमें भी देखोगे तब भी ये आया है। अब जैसे मैं एक बात बताता हूँ, ना कांग्रेस लिखी, ठीक है, और ना क्या लिखा गवर्नर जनरल, लेकिन आप इन्हें छोड़ नहीं सकते। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्यों नहीं लिखा गया? देश काल और परिस्थितियां, समझ में आ रही ना बात। लेकिन ऐसा नहीं कि वो इतिहास का हिस्सा नहीं है या वो आधुनिक भारत में आप छोड़ दोगे। एक आध अधिवेशन पूछ लेगा, इस बार भी पूछे गए थे अधिवेशन, मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं, कोई ना कोई गवर्नर जनरल से क्वेश्चन आता है, आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो कांग्रेस आपको पढ़नी ही पड़ेगी। गवर्नर जनरल और भारत के गवर्नर जनरल, वाइसराय, ये भी आपको पढ़ने हैं, इनको आप छोड़ नहीं सकते, तो ऐसी गलती ना करें, ठीक है। ये तो हुई यूनिट 1 की बात। अब यूनिट 2 में हम देखते हैं, तो यूनिट 2 में आप देखिए कि मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य, अगर आप इसे देखेंगे तो मेजर चीजें वही हैं जो लास्ट ईयर भी थी या कहें पिछले 4 सालों से थी। मध्य प्रदेश के इतिहास की घटनाएं, प्रमुख राजवंश, अभी ये जो ऐसे देते हैं ना प्रमुख राजवंश, ये यही पेंच है। अब प्रमुख राजवंश का मतलब क्या? प्रमुख कौन से प्रमुख? अब आपको ये समझना होगा, इसका उत्तर हमें कहां मिलेगा? बताओ भाई, इसको हम कैसे समझेंगे? इसका उत्तर हमें 2 जगह मिलेगा, एक तो मेंस में, तो जब मेंस के सिलेबस में देखोगे तो उन्होंने बाकायदा लिख दिया कच्छप घात, स्पष्ट रूप से लिख दिया उन्होंने, कारदव, तो वहां पे वंश के नाम लिख दिए उन्होंने, चंदेल वंश बाकायदा लिख दिया, परमार लिख दिया। तो एक तो मेंस के सिलेबस में, देखो आप हमेशा याद रखना प्रीलिम्स मेंस को आप छोड़ नहीं सकते, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, इसलिए पूछा था। आप लोग तो बोलते सर दोनों का, सही तो वही है, क्योंकि एक का सिलेबस यहाँ जो नहीं लिखा होता है वो मेंस में लिख दिया जाता है। और दूसरी बात, कहाँ? प्रीवियस ईयर पेपर्स में। परमार वंश से, राजा भोज से खूब क्वेश्चन आते रहे हैं, चंदेल वंश से क्वेश्चन आते रहे हैं, कलचुरी वंश से क्वेश्चन आते रहे हैं, होलकर वंश से क्वेश्चन आते रहे हैं, सिंधिया से क्वेश्चन आते रहे हैं, ठीक है। धार के पवार वगैरह से जरूर थोड़े उतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट हम अगर यहीं से आंग्ल मराठा युद्ध वगैरह पे जाएंगे तो उनसे भी क्वेश्चंस आते रहे हैं। तो ये जो प्रमुख राजवंश हैं ये आपको मेंस के सिलेबस में भी दिखेंगे और कहाँ दिखेंगे? प्रीवियस ईयर पेपर्स में। तो आपको दोनों के साथ ही इसको कनेक्ट करना होगा। नाम मैंने आपको बता ही दिए कि कौन कौन से हैं। जैसे अब कलचुरी, स्ट्रेट क्वेश्चन पूछा था इस बार का, हम लोग पहले भी इसे अच्छे से पढ़े हैं। कौन सा मंदिर पूछा था? बताओ जल्दी से, कौन से मंदिर की बात की थी मेंस में इन्होंने? 64 योगिनी। हमने सारे मंदिर पढ़े थे मध्य प्रदेश के, जो लोग पहले आते होंगे उन्हें पता होगा अच्छे से कि 64 योगिनी मंदिर किसने कब बनवाया था, इन सब पे हमने बात की थी। तो ओवरऑल ये है कि अब कलचुरी पे फिर पहुंच गए घूम फिर के,
तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ जो राजवंश हैं वो रहेंगे। फिर स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, ये तो मीन्स का सीधा क्वेश्चन है। तो मध्य प्रदेश के जो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनका योगदान मध्य प्रदेश का किसमें, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में क्या क्या रहा। तो मध्य प्रदेश में जो स्वतंत्रता आंदोलन हुए हैं, यानी अब वो बिल्कुल सीधा सीधा कौन कौन से आंदोलन, जैसे कसाई खाना आंदोलन, झंडा सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह, मध्य प्रदेश का सविनय अवज्ञा आंदोलन या मध्य प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन, तो ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आ जाएंगे। और इन घटनाओं पे प्रश्न हर बार आते हैं, आप अच्छे से देख लीजिए, कोई ना कोई, जैसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, छतरपुर वाली घटना हो या भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड हो, ठीक है, तो इन पे प्रश्न आने की पॉसिबिलिटी काफ़ी रहती है। प्रमुख कला और स्थापत्य कला, तो जो आर्किटेक्चर है और जो आर्ट है वो पूछा जाता है। फिर से आ गई मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां और उनकी बोलियां, तो यहाँ इन्होंने क्या कहा, जनजातियां और बोलियां, इन दो पे बात की गई है। जबकि आप बाकी सिस्टम में क्या देख रहे हैं, पूरी की पूरी यूनिट इन्होंने 10th यूनिट जो है वो जनजातियों पे रख दी है। तो इसकी डिटेल चर्चा हम लोग यूनिट 10 में करेंगे। फिर मध्य प्रदेश के त्यौहार, लोक संगीत, लोक कलाएं, लोक साहित्य। अब यहाँ पर ये लोक साहित्य और साहित्यकार ये हमेशा से महत्वपूर्ण रहे हैं। और त्योहारों में अगर हम देखें तो मेलों पे बहुत क्वेश्चन आते रहे हैं, तो इनको आपको ध्यान रखना है अच्छे से। अब जो भी साहित्यकार हैं उनकी रचनाएं पूछी जाती हैं, आप जो भी पेपर उठा के देख लो, प्री का, मेंस का, इनमें मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यहाँ से प्रश्न मिल जाता है। चाहे फिर वो माखनलाल चतुर्वेदी पूछें या फिर आपसे कोई और पूछें, लेकिन पूछते जरूर हैं। प्रमुख धार्मिक, सांस्कृतिक और पुरातात्विक पर्यटन स्थल, तो धार्मिक कौन कौन से हैं, सांस्कृतिक कौन से हैं, पुरातात्विक, पुरातात्विक मतलब क्या, आर्कियोलॉजिकल, कौन कौन से पुरातात्विक हैं हमारे, भीमबेटका और आदमगढ़, खजुराहो पुरातात्विक है, हथनौरा, ठीक है। उज्जैन में कौन सा, काय था, अरे यार कैसे करते हो। मध्य प्रदेश के विश्व धरोहर स्थल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, खजुराहो, सांची, भीमबेटका। स्पेसिफाई कर दिया किसने खोजा, कब खोजा, ठीक है, किसने बनवाया। फिर से ही आ गई इसी सिक्के का दूसरा पहलू, आप इस पे भी अगर गौर करो तो आप अच्छे से देखेंगे, कभी भीमा नायक, कभी बादल भोई। अच्छा, बादल भोई का नाम बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा, कोई है छिंदवाड़ा से, नहीं सुना बादल भोई का नाम, सुना होगा ना, क्या है यहाँ बादल भोई का, ठीक है। दो भाई थे ये, कौन कौन से, अच्छा ठीक है। तो ये और फिर ये व्यक्तित्व, तो जो व्यक्तित्व हैं हमारे कौन से, ट्राइबल पर्सनैलिटी जो हैं, ये इंपॉर्टेंट, मतलब आप जनजातियों को देखो तो जनजातियों पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो एग्जाम में पूछने की पूरी पॉसिबिलिटी भी रख रहे हैं। और पिछले 3-4 साल में तो ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग रहा है, और अब एक पूरी यूनिट है तो महत्वपूर्ण हो ही जाता है। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, ये पेपर लगभग वैसे ही बनेगा। लेकिन इसमें भी अगर आप फिर से देखने की कोशिश करें तो 30 to 40% जो आएगा वो मॉडर्न एमपी की हिस्ट्री होगी, और बाकी 60% में मिडिवल और एंशिएंट की हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर आपका आएगा, ठीक। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद अच्छी बात, विश्व भूगोल से आपको बहुत ज़्यादा लगाव नहीं होना चाहिए, डायरेक्टली चीज़ें कम की हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी है ही नहीं। अगर हम ये देखें, अल नीनो, ला नीनो, दक्षिणी दोलन, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या पश्चिमी विक्षोभ, जलवायु परिवर्तन, ये सब किसके हिस्से हैं, ऑलरेडी ये वर्ल्ड ज्योग्राफी ही है। अल नीनो हमारे यहाँ नहीं आ रही है मध्य प्रदेश में, वैश्विक घटना ही है ना ये, तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी है। बस अंतर सिर्फ इतना है कि इन्होंने टॉपिक का नाम भारत का भूगोल रख दिया तो लोग कंफ्यूज हैं, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। अब अगर आप जलधाराएं नहीं पढ़ेंगे तो क्या आपको अल नीनो और ला नीना समझ में आएगा, नहीं आएगा। लोग फिर घूम फिर के हम वहीं पहुँच गए, और जलधाराओं की उत्पत्ति जैसी पढ़ोगे तो वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़नी ही है, तो कुछ छूटता कुछ नहीं है, यह चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। तो उन सब से हाँ, बस ये कि थोड़ा कम हुआ है यहाँ पे, तो ये प्लस पॉइंट है। पर्वत, ठीक है,
अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि ये मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इंडिया के तो हैं, और पर्वत में सीधा बोले हिमालय से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी रहती है। एक मिनट, हाँ भाई, तो आपको यहाँ पे देखिए, अगर आप ज्योग्राफी की बात करेंगे तो एक तो पहले क्या होता था, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिर इंडियन ज्योग्राफी, इस तरीके से बटा होता था। बट ये चीज़ें अल नीनो, ला नीना, ये पहले भी बहुत महत्वपूर्ण होती थी। अगर हम एक चीज़ यहाँ पे जैसे मार्क करें, ये हमेशा से बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। एक आपके फॉरेस्ट, तो इंडिया में कौन कौन से टाइप के फॉरेस्ट होते हैं, मिनरल्स, खनिज कौन कौन से होते हैं, ये इंडिया नहीं आपके वर्ल्ड के भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं खनिज तो। और खनिज को आपको हमेशा 3 स्टेप पे, हम आपको जो टॉपिक्स देंगे उनमें ये तीनों चीज़ें मेंशन होंगी। वर्ल्ड के खनिज भले नहीं लिखे हैं सिलेबस में, आपको पढ़ना है, ठीक है, इंडिया के लेवल पे और एमपी के लेवल पे। अगर ये तीनों स्तर पे आपने कोई भी छोड़ा, क्वेश्चन कहीं से भी आ जाएगा, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो मिनरल्स को बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में आते हैं। फसलों से क्वेश्चंस आते रहे हैं, कौन कौन सी प्रकार की फसलें होती हैं, रबी, खरीफ, जायद, ये सारी चीज़ें, व्यापारिक, कॉमर्शियल क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं, फूड सिक्योरिटी, इससे एक्ट पर भी जा सकते हैं वो, हरित क्रांति और द्वितीय हरित क्रांति। तो इसमें अब सीधी बात है, हरित क्रांति ऐसा तो नहीं था कि ग्रीन रेवोल्यूशन सिर्फ इंडिया में आया हो, वर्ल्ड लेवल पे भी आया है। तो इसके जनक कौन थे, किस तरीके के बीजों का इस्तेमाल किया गया, फिर इंडिया में किस तरीके की, किन किन क्षेत्रों में आई, एमपी में किस तरीके से चीज़ें हुई, द्वितीय हरित क्रांति की रणनीतियाँ क्या थी। एनर्जी पे गवर्नमेंट का बहुत जोर है, ठीक है, और स्पेशली कन्वेंशनल या नॉन कन्वेंशनल। जैसे जो लोग शेयर मार्केट में अगर इंटरेस्ट रखते हो ना, तो अगर आप देखेंगे कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के जितने शेयर मार्केट में मेजॉरिटी अच्छे चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पारंपरिक मतलब कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल यानी गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, जैसे सोलर एनर्जी कैसी है, गैर पारंपरिक है, टाइडल एनर्जी आपकी, ठीक है, तो ये कैसी हैं, जियोथर्मल एनर्जी हैं। तो ये इसके अलावा जो आपके लकड़ी से, कोयला से, डीजल, पेट्रोल, इन सब से जो एनर्जी मिल रही थी, तो ये आते रहे। एक तो क्वेश्चन क्या बन जाता है, कौन पारंपरिक नहीं है, कौन गैर पारंपरिक नहीं है। फिर जियोथर्मल साइट से क्वेश्चन पूछ लिया गया, तातापानी कहाँ स्थित है, मणिकरण कहाँ स्थित है, तो ये ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। फिर प्राकृतिक खतरे, आपदाएं, भारत में प्रमुख चक्रवात। अब जैसे इंडिया के रिस्पेक्ट में इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया, तो भारत के तट से जो जो टकराए साइक्लोन, अब यहाँ से साइक्लोन क्या होते हैं, पहला क्वेश्चन। फिर से आप वर्ल्ड ज्योग्राफी में घुस गए, आपको भले चाहे कुछ भी लग रहा हो। साइक्लोन के प्रकार, ठीक, और कहाँ साइक्लोन को क्या नाम देते हैं वो पूछ लेगा, वो बोलेगा हमने लिखा था चक्रवात, ठीक है। उससे भी बड़ी चीज़ ये है कि इंडिया से कौन कौन से साइक्लोन टकराते हैं, चक्रवात बनते कैसे हैं, ये सब कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे, ठीक। फिर जनसंख्या वृद्धि, तो फिर से वही बात, घनत्व, ग्रामीण जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या, प्रवास, सीधे सीधे बोलें तो क्या, सेंसस। ये अभी भी, कभी भी, ऐसे भी, वैसे भी, कैसे भी, बिना जन के गणना हो नहीं सकती। ऐसे बोलो, जनगणना के बिना पेपर नॉर्मली बनता नहीं है। तो जनगणना बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखनी है, इस पर क्वेश्चन आते हैं। और ये अगर मैं इसे थोड़ा स्पेसिफाई करूं तो इंडिया और एमपी दोनों के पॉइंट से आपको जनगणना बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे ये मध्य प्रदेश के जनजातीय व्यक्तित्व थे, अब जनगणना में भी जनजातियाँ होती हैं, तो इन पर भी प्रश्न आते हैं। तो कई सारी जगह से आप जनजातियों को कवर करेंगे और तभी जाके आपकी ये जनजातियाँ कवर हो पाएंगी। तो ये आपके इंडियन ज्योग्राफी वाले सेक्शन की बात रहेगी। फिर मध्य प्रदेश में पहाड़ियों से हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं, पठार से, नदियाँ, बिल्कुल इन तीनों लगातार इनसे क्वेश्चंस आते हैं। आप देखिए ऋतुएं, वर्षा, किस प्रकार की वर्षा होती है, कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं, मिट्टियाँ, मैंने कहा था खनिज, लगातार आ रहे हैं मिनरल से क्वेश्चन, छोड़ना नहीं है। सिंचाई परियोजनाओं से भी हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के भी पारंपरिक उद्योग उतने ही महत्वपूर्ण। और ये सेम टॉपिक जो ऊपर था आपका, जनसंख्या वृद्धि, वितरण, घनत्व, नगरीकरण, ओवरऑल बोलें तो सेंसस या जनगणना, तो इनको आपको ध्यान रखना है। यहाँ फोकस किस पे करना है, पूरे तरीके से आपको
एक नदी लगभग हर साल आ रही है, पहाड़ी कोई ना कोई पूछी जाती है, पठार से संबंधित चीज़ें भी लगभग पूछी जाती हैं, मिट्टियाँ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, खनिज संसाधन एमपी, इंडिया और वर्ल्ड, भले वर्ल्ड के नहीं दे रखे हैं तब भी पूछने का ट्रेंड रहा है, आप ध्यान रखिएगा। सिंचाई और सिंचाई परियोजनाएं भी लगभग हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उद्योगों से और जनगणना से, इनसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, इनको आप छोड़िए नहीं, अगर आपने छोड़ा तो आपको पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और अभी एमपी और इंडिया की ज्योग्राफी से एक ट्रेंड जो जनरेट हुआ है, वो क्या जनरेट हुआ है कि यहाँ ना एलिमिनेटेड वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब 3 डेटा सही देते हैं और चौथा गलत देते हैं, जो सरासर गलत डाटा होता है या डेटा होता है। तो आपको यहाँ रटके काम नहीं चलेगा, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करके भी ज्योग्राफी को पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आप सोचेंगे एकदम सीधा आ गया, जैसे उसने कुछ कुछ ऐसे पॉइंट दिए मध्य प्रदेश के बारे में इस बार भी, जो पढ़ के ही समझ में आते हैं कि यार ये चीज़ कैसे हो सकती है। तो वो क्वेश्चन हो सकता है आपको कई बार डायरेक्ट ना भी मिले, लेकिन आपको 3 क्वेश्चंस के ऑप्शन को, एक क्वेश्चन के 3 ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ना है, वो सही होंगे, चौथा एलिमिनेट आराम से हो जाता है। तो थोड़ा सा आप बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन की अपेक्षा ना करते हुए इस चीज़ के लिए भी तैयार रहिएगा। कुछ चीज़ें अगर डायरेक्टली एग्जाम में आती हैं, लेकिन वो 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़ी होंगी, चौथी चीज़ ऐसी होगी जो उन्होंने बिल्कुल सरासर गलत दे रखी होगी, तो वो एलिमिनेट होंगे। थोड़ा वहाँ दिमाग लगा के धैर्य से करिएगा तो वो आपका बन जाएगा, कोई समस्या आपको नहीं होगी। ठीक, तो ये चौथी यूनिट हो जाती है ज्योग्राफी की। हाँ, फिर मैं कह रहा हूँ हिस्ट्री की तुलना में ज्योग्राफी सरल होता है, इस बात को जितनी जल्दी मान जाओगे आपके जीवन में उतना उद्धार जल्दी शुरू हो जाएगा। और अगर आपने ये चीज़ नहीं मानी तो प्रीलिम्स भी निकल गया, तो मेंस के लेवल पे आपको तकलीफ होगी। तो आपको ये भी एक दिमाग में रखना है, रणनीति का ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ज्योग्राफी का पेपर यूजुअली टफ नहीं बनता है, चाहे प्रीलिम्स का हो या मेंस का हो। और ज्योग्राफी का सिलेबस भी छोटा है हिस्ट्री की तुलना में। अब जैसे अब तो और कम कर दिया इंडियन ज्योग्राफी को करके, जबकि इंडियन हिस्ट्री का सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हम ज्योग्राफी को हल्के में ना लें, या ज्योग्राफी को हम थोड़ा सा कैसे ना लें, नहीं यार ठीक है ये तो थोड़ा बहुत कर लेंगे तो हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल ना करें। क्योंकि आप मेहनत हिस्ट्री पे ज़्यादा करेंगे और सरल ज्योग्राफी आएगी, और फिर उसके बाद आपको लगेगा कि जिस पे आपने मेहनत की थी उससे क्वेश्चन आपके कम बने, और जिसको कम पढ़ा था उससे ज़्यादा क्वेश्चन आए और आपसे गलत हो गए, जबकि वो बहुत सरल थे। ठीक, तो बात समझ में आ रही है। तो इंडियन और एमपी की ज्योग्राफी तुलनात्मक सरल होती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो अभी तक एग्जाम में रहा करते थे, संविधान सभा। एक क्वेश्चन हमेशा आता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से, राष्ट्रपति, लगभग हर साल एक आध प्रश्न यहाँ से भी पूछा ही जाता है। सर्वोच्च न्यायालय से प्रश्न पूछने की उतनी टेंडेंसी नहीं रहती है। संवैधानिक संशोधन हम भी आपको स्ट्रेटजी में बताते हैं, इनसे हर बार प्रश्न आता है, चाहे किसी स्टेट का एग्जाम हो, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीएससी, बिना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो एक एक्स्ट्रा चीज आपको ऐड करनी है वो है राज्य पुनर्गठन की। ठीक है, क्या जितने बाकी अमेंडमेंट जो हम आपको पढ़ाते हैं इंपॉर्टेंट हैं, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि लगातार आप पिछले 3 सालों में देखिए राज्य पुनर्गठन से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैंने आपको बताया भी एक क्लास में कि अलग अलग राज्य किस किस संविधान संशोधन से बने। आज भी क्वेश्चन आप लोगों ने हमारा होमवर्क किया नहीं, मुझे याद है अच्छे से। ठीक है, तो कौन कौन से स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन से स्टेट बने, किस संशोधन से, जैसे गोवा किस संशोधन से बना, कौन सा वह राज्य था, तो ये आपके संवैधानिक संशोधन से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे दादर नगर हवेली जो है कौन से संशोधन से बना है? 10वें संविधान संशोधन से। 12वां नहीं 10वां था मैडम। ठीक है, तो 10वें संविधान संशोधन। अब क्वेश्चन क्या पूछ लिया मेंस में उसने, 10वें संविधान संशोधन से क्या बना, और इस पे भी क्वेश्चन एक स्टूडेंट का तुक्का भी लगा सही, दादर नगर हवेली। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब ये चीज तुक्के पे ना जाए तो उससे अच्छा है कि जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं वो किन किन संशोधनों से बने, गोवा किससे बना, हरियाणा किससे बना, मध्य प्रदेश किससे बना, तो हम राज्यों को थोड़ा सा देख लें तो इससे हमारे संशोधन। अब जैसे मान लो 42वां तो इम्पोर्टेंट है, 44वां है, 86वां है, 73 है, 74 है, ये तो है, 61वां है, 93 है, 92 है, ये तो हमेशा से इंपॉर्टेंट रहे, 99, 100, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक, ये सब तो महत्वपूर्ण रहे ही हैं।
लेकिन इसके अलावा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन वाले जो संशोधन हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो इनको हम ना छोड़ें। ठीक, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इन्हें तो पढ़ना ही होता है, इसमें कोई कोताही वाली बात नहीं है, ये आराम से आप लोग अच्छे से कर भी लेते हैं। फिर इसी तरीके से जैसे राष्ट्रपति महत्वपूर्ण होता है, ऐसी राज्य के लिए राज्यपाल, और वहाँ प्रधानमंत्री, तो यहाँ मंत्रिमंडल, और विधानसभा जैसे संसद, यहाँ विधानसभा आपकी महत्वपूर्ण हो जाती है। ये तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हैं दोनों के दोनों। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बिना कोई पेपर नहीं बनता है, तो यहाँ से आपका फिर वही 73वां संशोधन, 74वां संशोधन आपका महत्वपूर्ण हो जाता है। पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समितियाँ, इनसे 73 के आर्टिकल्स, 74वें संविधान संशोधन के आर्टिकल, ये सब कुछ आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ई गवर्नेंस इन्होंने यहाँ पे दे दिया, तो आपका ये जो यूनिट 9 है, ठीक है, आईसीटी वाली, उसमें भी ई गवर्नेंस है, चाहे आप वहाँ पढ़ लो यहाँ पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सुशासन की अगर हम बात करें, गुड गवर्नेंस की बात करें, तो वहाँ ई गवर्नेंस दिया है, तो उसके साथ भी हम गुड गवर्नेंस को पढ़ते हैं। तो ई गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस को आपको ध्यान रखना होगा। अब बचता क्या है, इन्होंने एक लाइन में बेचारे इतने 15-16 आयोगों को लज्जित कर दिया एक लाइन में लिख के। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, इलेक्शन कमीशन भी इसके अंतर्गत है, महिला आयोग भी इसके अंतर्गत है, मानवाधिकार आयोग भी इसके अंतर्गत है। एक से अच्छा है पुराने सिलेबस की यूनिट 10। क्या बेटा, पुराने सिलेबस की कौन सी यूनिट, यूनिट 10 को इस लाइन में घुसा देना। ठीक है, तो प्री के पुराने सिलेबस की जो यूनिट 10 है, आप इसे मेंस में भी देख सकते हैं, मेंस की पॉलिटी में भी ये आयोग दिए गए हैं। तो सबसे आसान क्या है, एक ही बार में दिख जाएगा। तो पुराने सिलेबस की जो यूनिट 10 हुआ करती थी, वो आपके सारे के सारे कमीशंस को बताती है। तो पूरे कमीशन आपके यहाँ पे हैं। ध्यान रखना पड़ते समय, अगर आपने छोड़ दिया ना, तो आप वहाँ एकदम सख्ते में आ जाओगे। और आप बिल्कुल नहीं सोचो कि ऐसा नहीं कि कमीशन हटाए तो आप भूल ही गए, अब नहीं पूछेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये आपका पॉलिटी वाला है, और ये अभी भी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हैं इसके, अगर हम यूनिट वाइज बातें 10 क्वेश्चन, लेकिन मुझे लगता है हो सकता है इससे 12 से 15 क्वेश्चन अभी भी आए, और ये ज़्यादा ही हो सकते हैं। तो छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये फिक्स सिलेबस है, छोटा है, अच्छा है, गलती होने की पॉसिबिलिटी कम रखता है। और आप ऐसे देखोगे, एक प्रश्न यहाँ से लगभग कई बार आता है, राष्ट्रपति से एक प्रश्न आता ही है, संवैधानिक संशोधन से प्रश्न आने की पॉसिबिलिटी, आयोगों से पॉसिबिलिटी है, पंचायती राज से भी लगभग हर बार प्रश्न आते हैं। तो कई सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनसे प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं। आप किसी भी 20 साल के पेपर उठा के देखिए, आपको इनसे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो इनको आप बिल्कुल नहीं छोड़िए। और इसमें कुछ खास चेंज उन्होंने नहीं किया, सिर्फ गुड गवर्नेंस को इन्होंने इसमें डायरेक्टली दिखा दिया। ठीक है, इसके बाद इकोनॉमी वाला आ जाता है, इंडिया और एमपी की। तो सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर आपको जो फोकस करना है वो किस पर है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे, इसका सरकार पर बहुत ज़्यादा। और एक, ठीक है, एमएसएमई, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, 1 जिला 1 उत्पाद पे भी लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आईपीआर आप जानते ही हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पढ़े भी हैं आप लोगों ने, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। इसके अलावा ये जो संस्थाएं, फिर से इनके क्या, कुछ नहीं, 1 घंटे की क्लास होती है जिसमें सीधे प्रश्न फंसते हैं, अभी भी आए थे, अगली बार भी आएंगे। इनकी स्थापना और इनके मुख्यालय, ठीक है, हम आपको एक पीडीएफ फिर से शेयर कर देंगे, फिर से देख लेना, आना वहीं से है, आते ही यही है, उनकी इकोनॉमी यही है। अच्छी बात यह कि मध्य प्रदेश पीएससी की प्रीलिम्स की इकोनॉमी का मतलब बस यही होता है उनका, कि ये संस्था कब बनी थी, ये कब बना था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक होने की संभावना नहीं रखते। जनसंख्या मैंने आपको पहले ही बता दी कि जनगणना ही है ये, चाहे ये ज्योग्राफी में पूछें या इकोनॉमी में, आपको इंडिया और एमपी की जनगणना तो पढ़ के हर स्थिति में जानी ही जानी है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अब जैसे कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र, तो इसमें सिर्फ ये कि भाई प्राइमरी कौन से होते हैं, सेकेंडरी कौन से होते हैं, टर्सरी कौन से होते हैं, किस क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा होता है, इस पे प्रश्न बन जाते हैं। मज़ेदार बात यह है कि यहाँ पे कहीं भी नियोजन नहीं दिया इनने, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि 5 ईयर प्लान किस किस मॉडल पर आधारित थी, कब थी, क्या था, आपको पढ़ के जाना चाहिए। भले नहीं सिलेबस में दिया, वो पटक देंगे क्वेश्चन, तो बढ़ रहा है सिलेबस भले ही, लेकिन आप छोड़ नहीं सकते उसे। तो 5 ईयर प्लान को बिल्कुल नहीं छोड़ना,
क्योंकि ये ट्रेंडिंग रहा है आयोग के लिए। ठीक है, तो ये आपकी यूनिट 6 हो जाती है। इसके बाद 7th, बहुत बढ़िया यूनिट है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब कुछ लोग बोल रहे होंगे फिजिक्स केमिस्ट्री हटा दिया, कोई बोल रहा था आज कुछ, कितने लोग ऐसा समझते हैं? पहले तो ये प्रश्न है मेरा। अच्छा, साइंस के मेन से हटा दिया फिजिक्स केमिस्ट्री, हटा दिया? अरे चलो ठीक, बधाई हो। चलो अपन देख ले पहले, विज्ञान की प्रमुख शाखाओं का प्रारंभिक ज्ञान। तो ब्रांचेज ऑफ साइंस की बात की जा रही है, जैसे हम कहें बायोलॉजी, ठीक है, हम जूलॉजी कहें, हम फाइटोलॉजी कहें, हम साइटोलॉजी कहें, ठीक है, जितनी भी ब्रांचेज होती हैं साइंस की वो सब इसके अंतर्गत आ जाएंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक ना एक संस्थान जो है वो पूछा जाता है। तो भारत के जो वैज्ञानिक संस्थान हैं इनसे प्रश्न बनते रहे हैं, बनते रहेंगे। जैसे कजरी कहाँ है, ठीक है ना, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। जैसे मध्य प्रदेश के भोपाल में क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो आते रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है। फिर उपग्रह और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान, भारत की उपलब्धियाँ, ये मीन्स की जो 7th यूनिट थी अंतरिक्ष वाली, उसको उठा के, जैसे भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, PSLV, GSLV क्या होते हैं, कौन कौन से उपग्रह छोड़े गए। जैसे अभी हमने कौन सा उपग्रह छोड़ा सूर्य के लिए, आदित्य L1। तो यहाँ से ये सब जो है आपके क्वेश्चन, मतलब बेसिकली अगर हम इसे ज़्यादा इसके उस पर ना जाएं तो ये करंट अफेयर से ज़्यादा कनेक्ट करेगा। एक लाइन लिख के इन्होंने पूरी बायोलॉजी की वाट लगा दी, या कहें जूलॉजी की। मानव शरीर संरचना, कितने अच्छे से विचारों ने इसको एक्सप्लेन नहीं किया। अब समझ रहे हो मानव शरीर संरचना का मतलब क्या है, ह्यूमन फिजियोलॉजी। और ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपका ब्लड भी है, मतलब रक्त वाला भी है, सर्कुलेशन भी है, डाइजेशन भी है, आपका एक्सक्रीटरी उत्सर्जन भी है, आपका नर्वस सिस्टम भी है, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है। तो जितने सिस्टम आपकी आप सोच सकते हो, स्केलेटल सब आपका किसके अंतर्गत आ गया, ठीक है। तो ये पूरी शरीर संरचना है, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, आपको जो भी लगता हो। और क्वेश्चन देखो, विटामिन है, हार्मोन है, इन पे क्वेश्चन पहले भी पूछे गए, डाइजेशन वगैरह पे भी क्वेश्चन पूछे गए। और इन्होंने पोषण वाले को तो बिल्कुल क्लियर कट अच्छे से लिख दिया, पोषण, आहार, पोषक तत्व और कुपोषण। कुपोषण में बहुत आगे है मध्य प्रदेश, तो इसलिए ये इन्होंने क्लियर कट लिखा है कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, किस किस को लेना चाहिए। अच्छी चीज़ ये हुई, हम इन्हें पढ़ते हैं बढ़िया से। सिकल सेल एनीमिया को इनने बता दिया। अब देखो क्या नहीं लिखा, आनुवंशिक रोग कॉमा सिकल सेल एनीमिया। अब देखो हीमोफीलिया को गायब कर दिया इनने और कलर ब्लाइंडनेस को। लेकिन भैया यहाँ पर हीमोफीलिया भी है, यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जो सिंड्रोम होते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, ठीक है, डाउन सिंड्रोम, ये सब सिंड्रोम भी आपके यहाँ पर आ जाते हैं। इनके कारण, प्रभाव, निदान और कार्यक्रम, ठीक है। फिर संक्रामक रोग आ गए आपके, मतलब इस संक्रामक रोग को लिख के उनने बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ सबको कवर कर लिया कम्युनिकेबल डिसीज लिख के। तो अब आप ये मत बोलना साहब बैक्टीरिया वायरस तो लिखे ही नहीं थे, हम क्यों पढ़ेंगे, वो तो पेपर आपको बताएगा, तब आप लगेगा ये कहाँ से दे दिया। उनकी रोकथाम और स्वास्थ्य सूचक, ठीक है, इससे संबंधित नीतियाँ सरकार की, कार्यक्रम, सतत विकास की अवधारणा, फिर से आ गया ये, तो ऊपर भी था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यहाँ भी है। ये हमारी प्रायोरिटी है, सरकार की प्राथमिकता पर है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो पूरे के पूरे गोल हमें पता होना चाहिए कि कौन से गोल में गरीबी निवारण की बात की गई है, कौन से गोल में किसकी बात की गई है। फिर पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता, तो इकोसिस्टम और आपकी बायोडाइवर्सिटी है। तो बायोडाइवर्सिटी कौन सी होती है, अल्फा, बीटा, गामा बायोडाइवर्सिटी, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। इसके अलावा इनको बचाने के लिए इंसिटू और एक्सिटू कंजर्वेशन, तो स्वस्थानीय, परिस्थानीय संरक्षण, पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, पिरामिड क्या होते हैं, इनके बायोटिक, एबायोटिक फैक्टर क्या होते हैं, जैविक कारक, अजैविक कारक, ये सब आपके इसमें आ जाएंगे। प्रदूषण बहुत महत्वपूर्ण है, प्राकृतिक आपदाएं और प्रबंधन। तो अब प्रदूषण लिखने का मतलब क्या है, पॉल्यूशन हो गया। तो अब आपका जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, सारे प्रदूषण यहाँ आ गए। तो हमारा भोपाल गैस ट्रेजेडी भी आ गया, ये आपदाएं आ गई। तो प्राकृतिक, मानव जनित जो आपदाएं हैं वो सारी की सारी आपदाएं जो हैं ऑलरेडी जो यूनिट 7 में हुआ करती थी आपदाएं एज इट इज हैं, और उनके मैनेजमेंट की यहाँ पे बात की जाती है। अब
एक चीज जो आपको नहीं दिख रही है वो है फिजिक्स और केमिस्ट्री सीधे सीधे प्रीलिम्स में, लेकिन ये भ्रम है। ये यहीं पे ये जो कर रहे हैं ना, ये इसी में ले लेंगे वो उसको। तो थोड़े बहुत जैसे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया, तो जो कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो हमें पता होनी चाहिए। उनकी बुक जैसे प्रिंसिपिया किसकी बुक है? न्यूटन की बुक है। तो ऐसे क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो कुछ जैसे बेंजीन की खोज कैकुले ने की थी, तो कुछ जो खोजें हैं एटलीस्ट वो तो हमें पढ़नी है, भले हम डिटेल में उसको ना पढ़ें, क्योंकि अगर प्रश्न बन गए तो वो दिक्कत देंगे। अब यहाँ पे इन्होंने ये अच्छे से लिख रखा है, तो इनको थोड़ा हमें ध्यान रखना है, कौन कौन से उपग्रह हम छोड़ रहे हैं, क्या सारी चीज़ें हैं। तो ये आपकी यूनिट 7 रहेगी। इसके बाद बढ़िया यूनिट छोटी सी, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाएं। एक ही लाइन में ख़त्म कर दी, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश की। ठीक है, तो ये जो करंट अफेयर है इसमें आपको थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक चलने की ज़रूरत है। सबसे पहले पुरस्कार, और मैं अगर इस एक लाइन को ख़त्म करूं तो पर्सनैलिटी और पर्सन, मतलब जो पर्सन है उनकी पर्सनैलिटी है, उनको जो अवार्ड मिले हैं, जो गेम्स से रिलेटेड पर्सनैलिटी हैं, जो साहित्य से रिलेटेड पर्सनैलिटी हैं, और यहाँ पे फिर घूम फिर के हम आएंगे कौन से पुरस्कारों पे? भारत रत्न, और 3 आपके कौन? पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, और उसमें अगर मध्य प्रदेश में किसी को मिला है तो उस पर पूछने की पूरी पॉसिबिलिटी। और खेल व्यक्तित्व, तो खेल से संबंधित अवार्ड हमेशा से आयोग की प्रेफरेंस में रहे हैं, तो गेम्स पे आपको बहुत फोकस करना है। ठीक, फिर इसके बाद आईसीटी, तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, मतलब बेसिक नॉलेज। अब बेसिक नॉलेज में इनपुट क्या होती है, आउटपुट क्या होती है, ठीक है, स्टोरेज डिवाइस क्या होती हैं। तो इन पे हम लोग क्लास भी आपको इवनिंग में चला रहे हैं, जो लोग अटेंड कर सकते हैं, और अप्रैल में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो कृपया अटेंड कर लें, और नहीं अटेंड कर पाते हैं हम आपको वीडियोज़ प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन इसे छोड़िए मत, क्योंकि ये 10 क्वेश्चन के हिसाब से बहुत छोटी यूनिट है। और इस पर भी क्या करिए, जैसे ई गवर्नेंस पे, रोबोटिक्स पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे थोड़े क्वेश्चन अच्छे बनने लगे, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह पे, तो इनके ऑब्जेक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। हम आपको एक ऑब्जेक्टिव की क्वेश्चन भी शेयर कर देंगे, तो आप उन्हें लगाइए, प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए, और अभी जब सर पढ़ा रहे हैं तो आप एक एक टॉपिक को देखिए और वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आप पूछिए कि सर ये क्वेश्चन सॉल्व करा दीजिए। तो उससे एक फ़ायदा ये रहेगा, एक तो आपको क्वेश्चन के समझ में आएंगी चीज़ें, रिकॉर्ड भी कर रहे हैं तो आप दोबारा भी उन्हें सुन पाएंगे, तो आपके पास एक और मौका होगा, क्योंकि ये छोटी यूनिट है। देखो 8 और 9 पहले भी छोटी थी, अभी भी छोटी हैं, इतिहास तो इतिहास है। आपको बड़ी यूनिट के साथ पैरेलल में छोटी यूनिट जरूर तैयार करनी है, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में आप 80+ चले जाओ, क्योंकि कट ऑफ जिस तरीके से एकदम चढ़ता चला जा रहा है असेंडिंग ऑर्डर में, तो उस स्थिति में कोई भी छोटी यूनिट तो पहले आप छोड़ ही नहीं सकते। इन पे हर एक टॉपिक पे आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान नहीं है, लेकिन हम इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, इस कारण से इस यूनिट के क्वेश्चन ज़्यादातर लोगों के गलत होते हैं। और थोड़ा एक दो मतलब जैसे मानिए कि अगर 9 क्वेश्चन आए या 10 क्वेश्चन आए, तो 2-3 क्वेश्चन अच्छे भी पूछ रहा है वो, जब तक आप उस पर एक स्पेसिफिक प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो यहाँ पे फंस जाएगा। जैसे ये, अच्छा मज़ेदार बात ये, इसमें क्या हटा दिया, गौर किया आप लोगों ने? ई कॉमर्स हटा दिया, और 32 दे देगा पेपर में, पता चले वो पूछ डाले ई कॉमर्स। तो आप अभी भी भले जो भी है, ई कॉमर्स को छोड़ना नहीं है अपन को, क्योंकि पिछले 3-4 साल से इतना ई कॉमर्स पूछ रहा है वो कि सडनली उसके दिमाग में, क्योंकि पेपर बनाने वाला थोड़ी बदला, सिलेबस बदल दिया, तो वो पता चले उसके बावजूद भी क्या करे, वो पूछ डाले, और आप फिर बोलेंगे साहब ई कॉमर्स क्यों पूछ लिया, तो वो होता कि आप कहीं भी घुसा देगा, बोले गुड गवर्नेंस के ई कॉमर्स में नहीं आती। समझ में आ रही ना बात? तो वो कहीं भी किसी भी चीज़ के साथ कनेक्ट कर देगा, क्योंकि कहीं भी टेक्नोलॉजी के साथ में ई कॉमर्स आपका आ ही जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये चीज़ आपकी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और अच्छी बात है, अभी जैसे जो लोग अटेंड कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं इवनिंग की क्लास तो कोई बात नहीं।
तो बेटा यूनिट 9 की हम बात कर रहे थे, आवाज आ रही है आप लोगों को? देखिए समझिए थोड़ा सा यूनिट 9 में कि जैसे ये अभी आप देख रहे होंगे, ये एकदम बहुत ज़्यादा चैट जीपीटी पूरे साल चर्चा में चला, उसने क्वेश्चन पूछ लिया। मोदी जी से लेके योगी जी तक, भारत से लेके विश्व के बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई की इतनी ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं कि इस पे क्वेश्चन बनने की मैक्सिमम टू मैक्सिमम पॉसिबिलिटी आपकी रहेगी। ठीक है, और इसी का उपयोग आप इसमें भी कर सकते हैं, रोबोटिक्स में। तो ये दो प्रेजेंट मतलब ये करंट सिनेरियो जो चल रहा है, उस सिनेरियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। और इसको तो चूंकि ई गवर्नेंस पे और गुड गवर्नेंस पे सरकार का बहुत फोकस है, तो इससे भी क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है। पहले के ट्रेंड में सोशल नेटवर्किंग साइट खूब पूछते थे, इंटरनेट साइट बहुत पूछते थे। अभी भी आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म, ठीक है, फिर ई कॉमर्स भले नहीं है तो भी आप थोड़ा पढ़ने में कुछ नहीं जाता, क्योंकि हिस्ट्री ज्योग्राफी की तुलना में ये बहुत छोटी यूनिट होती है। ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो बिल्कुल आपके पूरे फोकस पर होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईसीटी इनसे संबंधित, और कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान। जैसे अब क्या अभी इस बार क्वेश्चन पूछा था, जो उनकी जनरेशन थी कि कौन सी जनरेशन किस पर बेस्ड है, तो ये हमेशा से ऐसा नहीं कि पहली बार पूछा है, पहले भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बेसिक कंप्यूटर, उसका फ़ायदा क्या, इसको आप ना ऐसे पढ़िए प्री प्लस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उससे क्या होगा, आपका ये मेंस की यूनिट में भी है, वहाँ भी ये कवर होगा, आपका प्रीलिम्स में भी है ये, और यहाँ से क्वेश्चन सरल आते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं। स्पेशली मेंस की बात कर रहा हूँ मैं, तो मेंस के क्वेश्चन सरल आते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि ये यूनिट आपके बहुत काम की है, क्योंकि छोटी है। ठीक है, तो इस पर बहुत ध्यान रखिएगा कि इस पर चीज़ें अच्छे से हो जाएं। इसके बाद आ जाती है मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, घूम फिर के वहीं आ गए, विरासत, लोक संस्कृति और लोक साहित्य। तो जो बुक लिखी है, जैसे एक मैं बात करूं, आदिवासी शब्द किसने दिया, और जनजाति शब्द पहली बार कहां प्रयोग किया गया, किसने दिया आदिवासी शब्द? ठक्कर बापा। ठीक है, और जनजातियां शब्द पहली बार कहां प्रयोग किया गया, सोच के देखो। अब आ गई पॉलिटी, समझ रहे हो ना? जनजाति शब्द जो है वो भारत शासन अधिनियम में पहली बार प्रयोग किया गया, और फिर 1950 में हमारे संविधान में। मतलब आप घुसो, अगर थोड़ा घुस जाए ना तो आपको हवा नहीं लगेगी क्वेश्चंस की। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, इनकी विरासत, लोक संस्कृति और लोक साहित्य, ये तीन इन्होंने पहले इसके सब टॉपिक डिवाइड किए कि इनका हेरिटेज क्या है, लोक संस्कृति क्या है, लोक साहित्य क्या है। अब जैसे एक एक चीज़ पे आपको ध्यान रखना है। भौगोलिक विस्तार मतलब क्या, कि जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल ले लें, भील ले लें, गोंड ले लें, सहरिया ले लें, बैगा ले लें, तो कौन सी जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है, एक ये प्रश्न बनता है। फिर उनके संवैधानिक प्रावधान, अब पॉलिटी देखो घुस गई था इसमें, छूट नहीं रही है। तो जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, जैसे पूछे जनजाति, अनुसूचित जनजातियां किस आर्टिकल में ऐसे करते हो, 341 में अनुसूचित जनजाति, 338, भगवान दिल दुखा दिया आप लोगों ने हमारा, बोल दो। 342 में नहीं है अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब, हाँ या ना? अब यहीं से पूछे इसकी परिभाषा कहाँ है अनुसूचित जनजाति की? 366 सब क्लॉज 25 में परिभाषा, एसटी है कहाँ? 342 में। एसटी के लिए आयोग कहाँ है? 338 ए में है। ठीक है, समझ में आ रही है? और
जनजातियां, वैसे जनजाति क्षेत्र कहाँ है, कौन से शेड्यूल में? शेड्यूल 5 में भी है, 6 में भी है जनजातियां। और आर्टिकल वाइज बात करें तो 244। यार कैसे कर रहे हो, बताइए हुई चीज़ों को आप लोग ऐसे मत करो। आर्टिकल 244, अच्छा 244 किस शेड्यूल में मेंशन होती है? कहाँ से कहाँ घुस रहा है, दल बदल क्यों कर रहे हो? कौन से शेड्यूल में जाएगी 244? अच्छा पार्ट कौन सा होगा? ट्राइबल एरिया 10, यहाँ से वहाँ घुस गए, ठीक है, टनाटन ट्राइबल एरिया 10 में है ये, तो भाग 10 है। और अनुसूची अगर आप देखोगे तो अनुसूची 5 और 6 जो हैं वो किससे संबंधित हैं? जनजातियों से संबंधित हैं, तो इनको आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब आ जाते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां, स्पेशली विशेष पिछड़ी जनजातियां, भारिया, बैगा और सहरिया। भले लिखें या ना लिखें तो आपको ध्यान रखना है, भारिया, बैगा और सहरिया ये 3 जनजातियां बिल्कुल स्पेसिफाई तरीके से। फिर घुमंतू जनजातियां जो एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती हैं, जनजातियों के कल्याण के लिए योजनाएं, ठीक है। तो स्पेशल अब यहाँ बात कर रहे हैं ट्राइबल स्कीम्स की, जो जनजातियों के लिए स्पेसिफाई स्कीम्स जो हैं वो बनाई गई हैं। फिर यहाँ पे इनकी संस्कृति, परंपराएं, विशिष्ट कलाएं, इनके त्यौहार, इनके उत्सव, इनकी भाषा, इनकी बोली, इनके साहित्य, और देखें तो इनके देवता, ये सब आपके इसके अंतर्गत आ जाते हैं। कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं, ये सारी चीज़ें। और अगर आप आगे बढ़ोगे इसी में तो आप क्या देखोगे कि ये जो आपकी जनजातियां हैं, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान राज्य के प्रमुख जनजातीय व्यक्ति 3 बार दे चुके सिलेबस में ये, ठीक है। जनजातियों से संबंधित प्रमुख संस्थान जैसे अभी मैंने बोला, ठीक है, जैसे ट्राइबल म्यूजियम कहाँ है? जनजातीय संग्रहालय, ऐसे मत बोलना आपकी नहीं, ठीक है, भोपाल में है, ठीक है। इनके प्रकाशन, ठीक। और मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति और लोक साहित्य, तो जो हमारी लोक संस्कृति और लोक साहित्य, जैसे ईशुरी, कुछ याद है कौन कौन से थे ये लोक साहित्यकार? जगनेक, ईशुरी, घाघ, सब गायब हैं, कोई बात नहीं, बढ़िया है, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, अगर मैं एक सिंपल वे में बोलूं तो पुराने सिलेबस में जो यूनिट 1 होती थी हिस्ट्री की, एमपी हिस्ट्री की, उसमें कुछ कुछ चीज़ें जो यहाँ मेंशन होती थी वहाँ से इन्होंने यहाँ रख दी हैं, ठीक। लेकिन ये अब 10 क्वेश्चन का मामला है, ऑलरेडी 2 यूनिट में जनजातियाँ मेंशन हैं, तो भैया कम से कम 12-13 क्वेश्चन से ज़्यादा आने की पॉसिबिलिटी रखने वाली यूनिट ये बनेगी। और मैं आपको बहुत सीधे सच्चे मन से बता दूं तो आप ध्यान रखिए 8, 9, 10 बहुत छोटा सिलेबस है, इतने में आप ये तीनों कर लेंगे, उतने में पहली यूनिट या दूसरी, तीसरी कोई भी यूनिट आप कवर नहीं कर सकते। तो कृपया करके जिन्हें अप्रैल में एग्ज़ाम देना है वो बच्चे इस चीज़ को समझें। और जैसे आपको हम लोग ये करा ही रहे हैं आईसीटी वाली, लेकिन फिर भी आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि ये और ये तीनों यूनिट बहुत छोटी हैं, एक रीडिंग तो आप मार ही सकते हैं, इसकी करवाएंगे सब। लेकिन ये कि अब थोड़ा सा स्ट्रेटजी चेंज करके पहले जो छोटी यूनिट्स हैं उनको, छोटी यूनिट्स को पहले कवर कर लो, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा जल्दी से कम चीज़ों में, मतलब होता है ना कम समय में हम ज़्यादा चीज़ों को कवर कर ले जाएं, ठीक। और ज़्यादा इतिहास मत करते रहना, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ज्योग्राफी फिर भी तुलनात्मक रूप से सरल होती है हिस्ट्री से, तो उस पर भी आप फोकस कर सकते हैं। ये था आपका ओवरऑल प्रीलिम्स का। और जहाँ भी जो चीज़ आपकी एक्सप्लेन वे में नहीं लिखी है, जैसे वहाँ लिखी सांविधिक और संवैधानिक संस्थाएं, आप तुरंत मेंस का सिलेबस देखिए पॉलिटी का, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। जो चीज़ आपको प्री में नहीं दिखाई देती है वो चीज़ आपके मेंस के सिलेबस में वेल डिफाइंड होती है और प्रीवियस ईयर में होती है, तो इन चीज़ों को हम ध्यान रखेंगे। ओवरऑल कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है प्रीलिम्स में, तो अनावश्यक पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी परिवर्तन होते हैं, चूँकि आप जानते हैं परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो उस परिवर्तन को खुशी से एकदम बोलते हैं ना, अच्छे से स्वीकार करिए। और उससे भी बड़ी बात यह है कि मेंस के सिलेबस में परिवर्तन होने से आपको एक इनडायरेक्ट फ़ायदा तब होगा जब आप मेंस लिखेंगे
कि जो पुराने लोग हैं जिन्होंने पहले बहुत अच्छा पढ़ रखा है या जो सेलेक्टेड हैं, अगर उनकी ज्वाइनिंग जैसे अभी चल रहा है हो जाएगी तो उन्हें एक तो समय कम मिलेगा, तो नई चीज़ें पढ़ने के लिए उनके पास थोड़ा स्कोप कम बचेगा, तो एक कंपटीशन मीन्स का भी कम होगा। प्लस जब भी नया सिलेबस आता है उस दौरान लोगों को भी समझने में वक्त लगता है, स्टूडेंट को भी समझने में वक्त लगता है, तो उन सालों में कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाया नहीं करते हैं, मेंस में भी उतना कंपटीशन नहीं होता है, इसमें जो भी थोड़ा बेहतर करके आ गया वो सेलेक्ट हो जाता है। तो 24 का एग्ज़ाम जो लोग एलिजिबल होंगे उनके लिए 24 और 25 के एग्ज़ाम काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो इस चीज़ को, क्योंकि जो 5-5, 6-6 साल से तैयारी कर रहे हैं उन लोगों की तुलना में आपका बेटर है ये। ठीक, और कोई प्रश्न है किसी का तो बोलिए, नहीं तो ब्रेक लीजिए फिर अपन बात करेंगे। ठीक।